हमारा टॉपिक है वो रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में जो साइंस पूछी जाती है उससे रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। तो इसमें साइंस के 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से 10 फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान से और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से लेके आए हैं। तो 10-10 क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए और जांचते हैं अपनी तैयारी को। कितना कर पाते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। क्या है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुक्रोज। सुक्रोज आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी, पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। क्या होगा एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप? बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 120/80। 120/80 होता है एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, सबसे बाहरी झिल्ली पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या एरेकोनाइड। क्या है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्टिक पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ठीक है। और ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस की ग्रंथि द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है सोमैटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण। किसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण आपका राइट आंसर होगा। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है, बताइए ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है। ऑप्शन के मुताबिक आपको बताना है कि ऑक्सीजन क्या है। ठीक है। क्या है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंजाइम। ऑक्सीजन एंजाइम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी क्या आते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी आते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, श्वसन आता है। ये तीनों के तीनों आते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोबर छता। गोबर छता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, परासरणी। किसके अंतर्गत आता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मृतजीवी के अंतर्गत आता है गोबर छता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की प्रतिशत मात्रा बताना है। 78%, 21%, 4% या 0.03%। क्या होगा? वायुमंडल में आपको CO2 की मात्रा बतानी है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.03%। करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है। और नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण नहीं है। अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन, दहन। क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवक्षेपण। अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है।
बाकी भोजन का पचना, श्वसन, दहन ये ऑक्सीकरण है। अगला क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? बताइए। विस्थापन है, उदासीनीकरण है, संयोजन है, अवक्षेपण है, क्या है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उदासीनीकरण। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है संक्षारण? अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपचयन अभिक्रिया। संक्षारण एक उपचयन अभिक्रिया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, क्या कहलाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना ही उपापचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन और विघटन, अवक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन, ऑक्सीकरण और अवकरण। कौन सी अभिक्रियाएं युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उदासीनीकरण और विस्थापन, ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण है, विघटन है, संयोजन है, अवक्षेपण है, कौन सी अभिक्रिया है? बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल कहलाते हैं, अवकारक, अभिकारक, आक्सीकारक, क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभिकारक। अभिकारक कहलाते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, या द्विअपघटन अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया श्वसन अभिक्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच, 14 से कम। तो बताइए। 7 से कम अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा वाला क्षार होता है। तो प्रबल अम्ल की बात करें, अगर प्रबल अम्ल है तो अम्ल यहीं से होगा, और दुर्बल क्षार है तो बाउंड्री के पास। तो बताइए क्या होगा? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच, या 14 से कम। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7 से कम। ठीक है। 7 से कम जिसका पीएच होता है वो प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल क्षारक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? बताइए। क्षारक को जल में घोलेंगे तो क्या मुक्त होगा? OH माइनस आयन, H+ आयन, दोनों आयन, या कोई आयन नहीं, क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा OH माइनस आयन। क्षारक को जल में घोलेंगे तो OH माइनस आयन होगा, और एसिड को घोलेंगे तो H+ आयन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है उपकेंद्रण, विसरण, अपकेंद्रण, अपोहन। बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार
वास्तविक भार से कम होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के समान गति से नीचे, समान गति के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे। बताइए, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा त्वरण के साथ नीचे। त्वरण के साथ जब नीचे आती है तब किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो किस सिद्धांत पर आधारित है बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत यह कहता है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में, पानी का एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ेगा, कम होगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, उतना ही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो आपका राइट आंसर उतना ही रहेगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पिघलने के बाद भी पानी का स्तर वही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है। बताइए कैसा हो जाता है? अधिक लंबा, वही रहेगा, गोलाकार, अधिक छोटा? क्या होता है जब भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा वही रहेगा, भारहीनता की अवस्था में वही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर है? बल, ऊर्जा, कार्य, गतिज ऊर्जा किसकी है? न्यूटन मीटर नहीं है। किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है ये बताना है। बल, ऊर्जा, कार्य, गतिज ऊर्जा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बल का। बल का न्यूटन मीटर नहीं है। ठीक है, बाकी कार्य, ऊर्जा, कार्य, गतिज ऊर्जा का न्यूटन मीटर है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है? कि चाल बढ़ जाएगी, का भार घट जाएगा, का भार बढ़ जाएगा, कि ऊर्जा कम हो जाएगी? क्या होता है? तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऊष्मा का मात्रक नहीं होता है। कैलोरी, डिग्री सेल्सियस, जूल, किलो कैलोरी, कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है, बाकी कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी ऊष्मा के मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है, बढ़ जाता है, न घटता है न बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? तो जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ऊंचाई से गिरेगा तो ताप बढ़ जाएगा। आपका राइट आंसर बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर, समुद्र की गहराई पर, कहाँ लगेगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा माउंट एवरेस्ट पर। वहाँ पे चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।